हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी क्लास 9 साइंस में मेनली जो फिजिक्स का चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन, उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आपने देखा हमने मोशन, फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले भी करे थे, एंड इस वीडियो के बाद फिर हम केमिस्ट्री एंड बायो वाले एमसीक्यूज भी पहले हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मोस्टली जब सारे चैप्टर्स एमसीक्यू से हो जाएंगे फिर हम शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम मेनली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। अराउंड 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। होप बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस आप लोगों ने एक बार चैप्टर रिवाइज करा है, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो उस चीज में या फिर आप चाहते हैं एक रिवीजन वीडियो, तो यू कैन पोस्ट दैट आल्सो इन द कमेंट सेक्शन, विल शेयर दैट एज वेल। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड। क्या बोला है? डिफरेंट मास के दो ऑब्जेक्ट है। मान लो एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, फ्रीली फॉल हो रहे हैं। फ्रीली फॉल हो रहे हैं तो ऐसा ले लो, मान लो अगर दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है? वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन के बारे में कुछ तो बात हो रही है। फ्री फॉल हो रहा है तो देखो एक्सेलरेशन हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के रिस्पेक्ट में ही, जी की प्रेजेंस में ही फॉल करेगा जब भी फ्री फॉल हो रहा है, चाहे कहीं पर भी हो। तो हैविंग डिफरेंट एक्सेलरेशंस वाला ऑप्शन तो हो गया गलत, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, सेम है दोनों में, जी के बराबर। ठीक है, अगला देखो, अब अगर एक्सेलरेशन सेम है तो फोर्स भी सेम होगी, एक्सपीरियंस फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। और क्या देख सकते हैं? देखो और चीज क्या देख सकते हैं, अगर आप फाइनल वेलोसिटी निकालोगे दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। अगर सेम टाइम पर, यानी कि अगर आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेक करोगे, a की वैल्यू दोनों के इसमें g है, u को मान लो थोड़ी देर के लिए अगर दोनों का 0 है तो v इज इक्वल टू gt आएगा। अगर आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटी देखोगे तो अगर t की वैल्यू सेम है, g की वैल्यू फिक्स्ड है, t की वैल्यू सेम है, तो v की वैल्यू भी हमेशा सेम आएगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक्सपीरियंस फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हम क्यों नहीं बोल सकते? अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि हैव द सेम वेट तो हम बोल सकते थे। अगर मान लो आपके कोई और फोर्स लग रहा हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंड मोस्टली एयर रेजिस्टेंस भी लगता है, तो सेम फोर्स क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास बड़ा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट साइज में बड़ा होगा, एक ऑब्जेक्ट का मास कम है तो वो साइज में छोटा है, तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग एक्सपीरियंस करेंगे दोनों ही ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए फोर्सेस का मैग्नीट्यूड थियोरिटिकली आप मतलब कह सकते हो कि सेम होगा, बट प्रैक्टिकली रियल लाइफ में अगर बात करेंगे तो रियल लाइफ सिचुएशन में वो सेम नहीं होगा ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट? ए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब आपको ये पता होगा, अर्थ ऐसे एक एलिप्टिकल टाइप ऑफ या स्फेरिकल हम मानते हैं अर्थ की शेप को। आइडियली जो परफेक्ट वर्ड है वो है एलिप्टिकल। ठीक है, तो जी के लिए आपको पता है, जब आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कैसे हुआ था? जी एम बाय आर स्क्वायर से। कैपिटल जी क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम वाज द मास ऑफ अर्थ, आर वाज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो जब आप पोल पर देखोगे और इक्वेटर पे देखोगे, पोल्स पे, इक्वेटर पे जो अर्थ का रेडियस है वो मैक्सिमम है, तो इक्वेटर पर वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, सॉरी इक्वेटर पे रेडियस मैक्सिमम है तो जी की वैल्यू सबसे कम होती है। पोल्स पर आप देखोगे आर की वैल्यू, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो क्योंकि पोल्स पर जो आप देखोगे अगर रेडियस छोटा है तो जी की वैल्यू पोल्स पर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो पोल्स पर मैक्सिमम होगी और आपका इक्वेटर पर मिनिमम होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? लीस्ट ऑन पोल्स। नो इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, नहीं। क्या हो रहा है? पोल से इक्वेटर आने पे डिक्रीज हो रही है, तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, और इक्वेटर से पोल पर जाने पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा? लीस्ट ऑन इक्वेटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज एफ। ग्रेविटेशनल फोर्स का आई होप फॉर्मूला पता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। m1 क्या है? मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोला है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज f। ठीक है, इफ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर हाफ्ड विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब r आपने सेम रखा बट दोनों का मास हाफ कर दिया, यानी कि अब मास m1/2 हो गया और m2/2 हो गया, बट डिस्टेंस अभी भी दोनों के बीच में सेम है r। तो आपसे पूछा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो जाएगी?
जाएगी, इसको मान लो एफ डैश बोल दिया। अब इसको करने के 2-3 तरीके हैं। देखो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आप f डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो। मेरे को जो ज्यादा कन्वीनियंट लगता है वो लगता है दोनों इक्वेशंस का रेशियो लो, सब कुछ ऊपर नीचे कट जाता है। g से g कटा, m1 से m1 कटा, m2 से m2 कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो क्या आया f बाय एफ डैश इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/4, तो 4 आपका ऊपर चल जाएगा इज इक्वल टू 4। एफ डैश कितना आया f/4, फोर्स कितनी हो गई 1/4 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है। अ बॉय इज व्हर्लिंग अ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। सर्कुलर मोशन क्या हो रही है कि आपने जैसे एक स्टोन बांधा, स्टोन को वो बच्चा एक सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है। तो आपको पता है सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। क्या बोल रहे हैं कि अगर वो रस्सी टूट जाए, अगर वो स्ट्रिंग टूट जाए तो क्या होगा स्टोन के साथ। तो हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा कहाँ होती है, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, एंड टेंजेंट मेक्स अ एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस ऑफ द सर्कल एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो मतलब जिस एक ही पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करेगा, इस पॉइंट पे रेडियस अगर ड्रॉप करोगे तो रेडियस विल फॉर्म 90 डिग्रीज एंगल। तो क्या होगा, कंटिन्यू टू मूव इन सर्कुलर पाथ नहीं, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियली है तो स्टोन भी स्ट्रिंग कट होने के बाद टेंजेंशियली निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 5th क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। ऑब्जेक्ट इज पुट 1 by 1 इन 3 लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। ठीक है, इसको बोल दिया लिक्विड 1, इसको बोल दिया लिक्विड 2, और मान लो ये हो गया आपका लिक्विड 3। क्या बोला है, फ्लोट्स विद 1 by 9, 2 by 11 एंड 3 by 7 पार्ट्स ऑफ देयर वॉल्यूम्स आउटसाइड द लिक्विड। आउटसाइड कितना है, मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये वाली जो पार्ट है, जो शेडेड पार्ट है, बाहर लिक्विड के बाहर कितना पार्ट है वो है गिवन है, यानी कि लिक्विड के अंदर इसके जस्ट उल्टा ऑर्डर होगा। ठीक है, तो क्या बोला है, डेंसिटीज यहाँ पे D1 है, D2 और D3। आपसे पूछा है कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा। तो आपको ये पता है कि अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है किसी लिक्विड में तो वो फ्लोट किस रीजन से करता है, क्योंकि वो जो लिक्विड है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बायोएंट फोर्स लगा रहा है। और ये जो बायोएंट फोर्स है, अपवर्ड्स फोर्स है, जो बायोएंट फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, बायोएंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो अब आप देखो, जो भी ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जिसका लिक्विड, जिसका पानी के अंदर जो पार्ट है अगर वो मैक्सिमम डूबा हुआ हो तो उसका बायोएंट फोर्स मैक्सिमम होगा, उस लिक्विड का बायोएंट फोर्स मैक्सिमम होगा, तो उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आप देखो लिक्विड के बाहर सबसे कम पोर्शन किसका है, आपके थर्ड वाले ऑब्जेक्ट का। तो लिक्विड के अंदर सबसे ज्यादा पोर्शन किसका होगा, थर्ड वाले ऑब्जेक्ट का। करेक्ट, लिक्विड के बाहर इसका सबसे कम पोर्शन अगर है, ये बोला है ना आउटसाइड, ऑब्जेक्ट फ्लोट पार्ट ऑफ देयर वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड, ये आउटसाइड है। अगर लिक्विड के बाहर सबसे कम पार्ट इसका है तो लिक्विड के अंदर सबसे ज्यादा इसका होगा। लिक्विड के अंदर क्योंकि सबसे ज्यादा पार्ट इसका है, इस वाले केस में है, तो इस केस में बायोएंट फोर्स सबसे ज्यादा होगी। बायोएंट फोर्स ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, D3 सबसे बड़ा होगा, फिर D2, फिर D1, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इस रिलेशन में F इज इक्वल टू G/m/d², क्वांटिटी G, कैपिटल G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाम ही बता रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि यूनिवर्सली कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या होगा, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ G एट द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। नहीं, अब कंफ्यूज मत होना, स्मॉल g इज इक्वल टू Gm/r² हम लिखते हैं, बट G की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। आप अब दूसरे प्लैनेट पे लेकर जाओगे तो दूसरे प्लैनेट का मास और दूसरे प्लैनेट का रेडियस डालकर स्मॉल g कैलकुलेट कर सकते हो, बट कैपिटल G एक बार फिक्स हो चुका है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यूज्ड व्हेन ओनली अर्थ नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, अर्थ होना जरूरी नहीं है। ग्रेटेस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, नो, कांस्टेंट है, तो इट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ नेचर, ऑप्शन डी। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मैं बता सकता हूँ। क्या ऐसा जरूरी है कि अर्थ हो, नहीं। क्या ऐसा जरूरी है कि अर्थ और सन ही हो, सिर्फ नहीं। एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, उनके बीच का फोर्स हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी G, अगेन सिमिलर क्वेश्चंस। कैपिटल G किस पे डिपेंड करेगा, अर्थ की नहीं। अर्थ का मास और रेडियस जरूरी नहीं है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है।
डिपेंड्स ऑन बोथ द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ऑप्शन नंबर डी विल बी माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखा है। इफ मास ऑफ ईच ऑफ द टू पार्टिकल्स इज डबल्ड, देखो सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें ऊपर हमने बोला, ऊपर हमें दिया गया था कि मास हाफ हो गया है। अगर एक का मास m1 है, एक का m2 है, तो फोर्स कितनी लग रही होगी पहले, g m1 m2 बाय डी स्क्वायर। कुछ डिस्टेंस d ले लिया। क्या बोला, अगर दोनों का मास डबल कर दिया, ईच ऑफ द टू पार्टिकल्स इज डबल्ड, मास अगर डबल कर दिया तो अब मास हो गया 2m1, अब इसका मास हो गया 2m2, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज्ड। तो फोर्स कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, क्योंकि मास डबल करा है तो 2 2 ये क्या हो गया 4g m1 m2 बाय डी स्क्वायर। g m1 m2 बाय डी स्क्वायर क्या था, इनिशियल फोर्स F, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। ऑप्शन बी विल बी माय आंसर। क्वेश्चन 10 में देखो क्या बोला है, एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। तो एटमॉस्फेयर को कौन पकड़ कर रखता है अर्थ के पास। एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, जिसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं हमारे को। तो उनको कौन, क्यों एटमॉस्फेयर अर्थ के पास रहता है, क्यों अर्थ से हेल्ड रहता है, ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा वर्ड प्ले करना है, ठीक है। क्या बोला है, आपको फोर्स पता है क्या होता है, g m1 m2 बाय डी स्क्वायर, करेक्ट। क्या बोला है, टू यूनिट पॉइंट मासेस। यूनिट पॉइंट मासेस का मतलब क्या है, दोनों का मास 1 1 है। यूनिट मीन्स 1, तो दोनों का मास कितना हो गया 1। और क्या बोला है, सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस का अगेन मतलब क्या हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि फोर्स किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। क्या बोला है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड, आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। तो फोर्स क्या कहलाई जाएगी उस सिनारियो में, जब दोनों के मास 1 1 है और दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 यूनिट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G। क्वेश्चन 12 में देखो क्या बोला है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ द रेडियस r इज। वेट क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कहीं पे भी निकालना हो तो m इंटू जी। आपको पता है अर्थ के सेंटर पर, अर्थ के ज्योमेट्रिक सेंटर पर जो ग्रेविटी होती है, g की वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 0, क्योंकि g 0 है तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर वेट कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट का 0। मास होगा उसके अंदर, बट अगर 0 एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट एसेंशियली एक फोर्स है, तो वेट कितना आ जाएगा 0, ठीक है। क्वेश्चन 13 में देखो क्या बोला है, ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन इन एयर, व्हेन इमर्स्ड फुली इन वाटर इट ओनली वेज 8 न्यूटन। पूरा जब आपने ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबा दिया तो कितना वेट कर रहा है 8 न्यूटन। तो यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है इसकी जो टोटल वेट है इस वाटर का, जो टोटल वेट है इस ऑब्जेक्ट का, उसने अपने पूरे टोटल वेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट फुली इमर्ज है तो उसने अपने पूरे वेट के बराबर का लिक्विड डिस्प्लेस करा होगा। यानी कि जो इसका पूरा वेट है वो किसके इक्वल होगा, बायोएंट फोर्स के इक्वल होगा। क्या बोला है, और बायोएंट फोर्स कैसे निकालोगे, एयर में 10 न्यूटन वेट था, पानी में जाने के बाद 8 न्यूटन, यानी कि लूज कितना हुआ 10 - 8 2 न्यूटन। इसका मतलब 2 न्यूटन बायोएंट फोर्स लगी होगी, 2 न्यूटन बायोएंट फोर्स लगी है, तो बायोएंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, पूरा का पूरा, क्योंकि फुली इमर्ज है, तो क्या हो जाएगा आंसर 2 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन में क्या बोला है, गर्ल स्टैंड्स ऑन अ बॉक्स हैविंग 60 सेंटीमीटर लेंथ, 40 सेंटीमीटर ब्रेड्थ एंड 20 सेंटीमीटर विड्थ इन 3 वेज। कैसे 3 वेज, प्रेशर के बारे में पूछा है कि किस केस में ज्यादा होगा। देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या हो जाएगा, गर्ल का वेट, गर्ल का मास तो इंक्रीज है डिक्रीज नहीं हो रहा, तो फोर्स तो कांस्टेंट है इस केस में। हमें सिर्फ क्या देखना है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि अगर गर्ल छोटे एरिया पे खड़ी होगी तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, गर्ल बड़े एरिया पे खड़ी होगी तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। तो एरिया देखो 3 पॉसिबिलिटीज क्या है, कि जो बेस है वो लेंथ ब्रेड से बना हो, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा 6 4 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर लेंथ और ब्रेड से बना होगा। अगर ब्रेड्थ और हाइट से बना होगा तो कितना हो जाएगा 4 2 8 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर लेंथ और हाइट से बना होगा बेस तो कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम एरिया किस में आ रहा है, L इंटू बी में, तो यहाँ पर क्या होगा मिनिमम प्रेशर, और मिनिमम एरिया किस में आ रहा है B इंटू H में, तो यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम प्रेशर,
ठीक है। क्या बोला है, मैक्सिमम व्हेन लेंथ एंड ब्रेड्थ फ्रॉम द बेस, नहीं, जब लेंथ और ब्रेड्थ बेस बना रहे हैं तो क्या है, प्रेशर मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, तो ये गलत हो गया। मैक्सिमम व्हेन ब्रेड्थ एंड विड्थ, व्हेन ब्रेड्थ एंड विड्थ फॉर्म द बेस, तो ब्रेड्थ और विड्थ में मैक्सिमम आ रहा है क्या, हाँ, इस केस में मैक्सिमम आ रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, An apple falls from a tree because of gravitational attraction between earth and apple. If F1 is the magnitude of force exerted by the earth, यानी कि ये अर्थ है, ये एप्पल है, अर्थ ने एप्पल पर F1 फोर्स लगाया, एप्पल ने अर्थ पर F2 फोर्स लगाया, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे वो कैसा होता है, एक एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा होता है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो आपसे क्या पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड F2 है, तो आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, F1 F2 में क्या कोई फर्क होगा, नहीं, F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। सो ये थे हमारे आज के लिए 15 MCQ क्वेश्चंस ऑफ आवर चैप्टर ग्रेविटेशन। आई होप इस वीडियो से आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिली होगी एंड एक अच्छा रिवीजन मिला होगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का। इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।